राधे राधे साथियों, आगे हम बात करेंगे कार्य पत्रक नंबर 75 के बारे में, जिसमें दिया हुआ है बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाओं की समझ विकसित करना। इसमें बिंदु है, रेखा है, किरण है, रेखाखंड, समांतर एवं प्रतिच्छेदी रेखाओं की समझ विकसित है करना है। आकृति दी गई है, एक त्रिभुज की आकृति है जिसमें बिंदु दी हुई ए बी सी और उसकी एक रेखा को ऊपर बढ़ाया गया जिसे सी डी दिया हुआ है। प्रथम सवाल है, बिंदुओं के नाम लिखिए। इस आकृति में कितने बिंदु है वो आपको बताने हैं। जो कॉर्नर में ये बिंदु, इनको आप क्या कहते हैं, बिंदु। तो बिंदु कौन कौन से होंगे, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। तो इसमें 4 है बिंदु है। रेखा खंडों के नाम लिखिए। एक तो होती है रेखा, एक होती है किरण, एक होता है रेखा खंड। रेखा क्या होता है, रेखा की माप निश्चित नहीं होती है, दोनों तरफ से अनंत तक चलती रहती है। किरण में क्या होता है, किरण में एक बिंदु निश्चित होता है, उसका एक तरफ आगे की वो गति निश्चित अनिश्चित गति करते हैं। जैसे सूर्य की किरण है, सूर्य इसका मुख्य केंद्र है, ये निश्चित है, और आगे ये सूर्य की किरण कितने तक जाएगी ये निश्चित है नहीं। रेखाखंड में क्या है, दोनों बिंदु निश्चित है, दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को हमें रेखाखंड कहते हैं। जैसे मापते हैं 5 किलोमीटर दूरी, स्केल के साथ 10 सेंटीमीटर मापते हैं, 5 सेंटीमीटर मापते हैं, वो दोनों बिंदु निश्चित है, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। इसमें क्या दिया, रेखाखंडों के नाम है लिखिए जिनके दोनों के बीच की दूरी निश्चित है। जैसे ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी निश्चित है, तो ये एक रेखाखंड हो गया ए बी। बी और सी, बी और सी तक की दूरी है, ये निश्चित है, तो ये भी एक रेखाखंड हो गया। सी ए, ये बिंदु भी निश्चित है, दो रेखाखंडों के, ये दोनों रेखाखंड निश्चित है, इनके बीच की दूरी भी निश्चित है। और सी डी, ये डी तरफ एक किरण का निशान है, ये अनंत तक चलेगी, इसका पता नहीं है कि ये कितना कहाँ तक है जाएगी, तो हम इसे क्या नाम देंगे, किरण। ये रेखाखंड में नहीं गिनेगी। जिसकी देखो दोनों तरफ तीर का निशान है, मतलब दोनों तरफ अनंत तक चलेगी, इसकी दूरी निश्चित नहीं है, इसे हम रेखा कहते हैं। जिसमें एक बिंदु निश्चित होता है, दूसरा बिंदु अनंत तक चलता है, उसे हम किरण कहते हैं। और दोनों बिंदु निश्चित है, तो बीच की दूरी को हमें रेखाखंड कहते हैं। आगे सवाल है, किरणों के नाम लिखिए। इसमें कितनी किरण है, ये 3 तो रेखाखंड है, तो किरण तो एक ही रही, क्या रही, सी डी। इसमें डी है वो अनंत तक चलता रहेगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे कुछ रेखाएं युग्म दिए गए, इनमें से कौन सी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यदि हाँ तो स्केल की सहायता से आगे या पीछे बढ़ाते हुए इन्हें प्रतिच्छेद बिंदु लिखिए। 2 रेखाएं दी हुई है, इनको आप बताने कि दोनों प्रतिच्छेद करेगी या नहीं करेगी आगे बढ़ाते हुए। प्रतिच्छेद क्या होता है, जहाँ 2 रेखा एक दूसरे को काटती है, मिलती है, उसके कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। जैसे प्रथम सवाल है, ये रेखा क्यों हम दिया हुआ है, ये रेखा समांतर है, ये दोनों अनंत तक चलती रहेगी, कभी भी इनके बीच दूरी अलग अलग नहीं होगी, दूरी समान रहेगी अनंत तक। ये भी कभी भी समांतर चलती रहेगी अनंत तक, तो मतलब ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा इसका प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है। ये देखो, ये रेखा सीधी है और दूसरी तिरछी है, तो ये रेखा यदि आगे की तरफ बढ़ाएंगे हम, तो ये रेखा थोड़ी आगे जाके इसको प्रतिच्छेद करेगी, तो इस बिंदु को क्या नाम दे सकते हैं हम, बिंदु ए। इसे कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, जहाँ 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। इसका आंसर आएगा हाँ। और बिंदु का नाम क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु का भी नाम आपको लिखना है, तो प्रतिच्छेद बिंदु ए। इसी प्रकार तीसरे में देखिए, ये एक रेखा दी हुई है, ये एक आड़ी रेखा दी हुई है, ये 2 आगे की तरफ यदि इसको बढ़ाते हैं तो ये जाके एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। इसमें भी हाँ आएगा। और प्रतिच्छेद बिंदु का नाम क्या है, बिंदु बी। एक रेखा ये, एक रेखा ये दोनों समान रेखा, इन दोनों के बीच में यहाँ भी दूरी समान है, यहाँ भी दूरी समान है, तो आगे भी इसको यदि बढ़ाते हैं तो इनकी दूरी बीच में समान रहेगी, मतलब ये अनंत तक एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु का पत्रक नंबर 76। इसमें क्या दिया है, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाओं की समझ विकसित करना। जो कार्यपत्रक 75 में था उसी तरह के क्वेश्चन कार्य नंबर 76 में। इसका प्रथम सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखा की लंबाई निश्चित होती है अनिश्चित, मतलब जो रेखा है, ये रेखा है, दोनों तरफ से तीर का निशान है, ये दोनों तरफ अनंत तक चलेगी, तो इसकी दूरी निश्चित है नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अनिश्चित। रेखा की लंबाई मतलब अनिश्चित होती है। रेखाखंडों की लंबाई निश्चित होती है अनिश्चित। ये 2 बिंदु दिए हुए, इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। तो ये 2 बिंदु निश्चित है, इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी हो सकती है, वो बिंदु है, वो दूरी है निश्चित। रेखाखंड के बीच की दूरी हमेशा होती है निश्चित।
अगला सवाल, जब दो या दो से अधिक रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो उसे कौन सी रेखा कहलाती है? मानो ये एक रेखा है, एक आड़ी रेखा है, ये दोनों इस बिंदु को काटते, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। जो दो रेखा एक दूसरे को काटते हैं उनको कहते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखा, और जिस बिंदु पर काटते हैं उसे कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। अगला सवाल है, समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सभी स्थानों पर समान होती है, असमान होती है? माना ये दो समांतर रेखा है, इनके बीच में दूरी यहाँ भी है, आगे भी बढ़ाएंगे इनको तो ये दूरी बीच में समान रहेगी। मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, कभी भी असमान नहीं रहेगी। तो आंसर आएगा इसका समान। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है, नीचे दी गई आकृति में, यह आकृति दी हुई है, एक त्रिभुज सीधा और एक उल्टा एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है। इनमें बिंदुओं के आपको नाम है लिखने हैं कि कितने बिंदु है। तो बिंदु के क्या क्या कितने बिंदु इसमें? ए बी सी, ये एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है डी ई एफ। तो हम क्या लिखेंगे बिंदुओं के नाम? ए बी सी डी ई एफ। और ये बिंदु लिख सकते हैं हम, इसके नए नाम देखिए, ये बिंदु भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जो दिए हुए बिंदु वही आपको लिखने, और बिंदुओं को आप नाम है नहीं लिखने। अब क्या लिखना है? रेखाखंडों के नाम लिखने हैं, मतलब जिनके बीच की दूरी निश्चित है उन रेखाखंड को आपको पता ही है कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड। तो इस आकृति में कितने रेखाखंड है? पहले त्रिभुज ए बी सी को लेते हैं, त्रिभुज ए बी और सी, इसमें क्या एक रेखाखंड हो गया ए बी, एक रेखाखंड ए बी के बाद बी सी बी सी के बाद सी ए, तीन रेखाखंड तो ये हो गए। तो त्रिभुज नीचे था उसके बारे में, ऊपर त्रिभुज है डी ई एफ, इसके बीच में रेखाखंड आपको देखने, एक रेखाखंड हो गया डी ई, एक हो गया डी ई, एक है ई एफ, एक हो गया ई एफ, उसके बाद एफ है डी। यदि आप चाहे तो इसको भी रेखाखंड मान सकते हैं, जैसे यहाँ तक, लेकिन ये इस रेखा के अंदर आ गए हैं तो आप इसका नाम है नहीं। यदि आप लिखना चाहते हो लिख भी सकते हैं, इसको नया बिंदु मान के, इसको भी नया बिंदु मान के, इन दोनों को आप रेखाखंड का नाम भी लिख सकते हैं। अगला है कि समांतर रेखा युग्म, मतलब इस आकृति में आपको समांतर रेखाओं के जो युग्म है ना उनके नाम लिखने हैं, जिनकी आकृति ऐसी हो, दो समांतर रेखा मतलब दूरी अनंत तक समान रहती हो। जैसे हम पहले ये देखते हैं, ये जैसे ये एक रेखा है, इसके इसी समांतर होनी चाहिए। कौन सी रेखा है? बी सी, ये दोनों समांतर, मतलब अनंत तक इसको आगे बढ़ा जाए तो कभी भी मिलेगी नहीं। तो एक क्या बनेगा? एफ ई व बी सी समांतर, एक तो ये होगी, एक ये देखिए डी ई है, ये जो डी ई है इसके समांतर ये बी ए, ये भी अनंत तक कभी दोनों मिलेगी नहीं। तो एक होगी डी ई व बी ए, एक तो ये समांतर होगी, एक ये रहेगी क्या ए सी, और एक है डी एफ, ये दोनों भी समांतर, ये भी अनंत तक दोनों नहीं मिलेगी। तो एक युग्म क्या हो गया? ए सी व डी एफ, ये तीन समांतर रेखाएं होगी, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। अगली दी हुई प्रतिच्छेदी रेखा युग्म लिखी, जो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जैसे देखिए ये ई रेखा है, ये देखो बी सी को दोनों प्रतिच्छेद करती है इस बिंदु पर, ये दो प्रतिच्छेद बिंदु है, जो दो रेखा एक दूसरे को काटती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखा युग्म। क्या लिखेंगे? डी ई, ये रेखा किसको प्रतिच्छेद करती है? रेखा बी सी को, वह बी सी ये प्रतिच्छेद करती है, और ये एक यहाँ और प्रतिच्छेद करती है, ये रेखा इसको और प्रतिच्छेद करती है, किसको? ए और सी को। तो क्या लिखेंगे? डी ई व ए सी, ये एक रेखा दो बिंदुओं को, दो जगह दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। इसी प्रकार इस रेखा को लिखिए एफ डी किसको प्रतिच्छेद करती है? एक तो बी और सी को, एफ डी व बी सी, और एक एफ डी करती है इसको ए और बी को, एफ डी व ए बी। अब रेखा कौन सी रहेगी? ये एफ ई रेखा है ना, ये अब कौन सी रेखा को प्रतिच्छेद करती है? तो एफ ई रेखा एक तो ए बी को प्रतिच्छेद करती है और एक है ए सी को। तो एफ ई व एस ए बी, भाई एफ ई एक तो किसको करती है? ए बी को, और एक एफ ई करती है ए सी को। तो एफ ई व ए सी। अब ये इतनी रेखा थी, आप सोच रहे होंगे कि ये रेखा भी प्रतिच्छेद करती है, कि ये ए सी रेखा है, ये डी ई को करती है और एफ ई को करती है। तो हमने यदि ये लिख दिया ना कि डी ई बी सी को करती है,
हमने लिख दिया भाई एफ ई है वो ए बी को करती है, तो एफ ई ए सी को करती है, तो इसके लिखने की जरूरत नहीं, इसको आगे लिखो पीछे लिखो, दोनों एक दूसरे को प्रतिषेध करेगी, इतने का इसके एक दूसरे को प्रतिषेध करते। साथियों आज हम बात करेंगे आकलन 11 के बारे में, जिसमें प्रथम सवाल है निम्न में से न्यून कोण है। ये प्रथम सवाल, इनमें से कौन सा कोण है न्यून है। सबसे पहले 180 डिग्री, ये सरल कोण होता है। 120 डिग्री, ये 90 से अधिक कोण होगा। ये 30 डिग्री और ये 95 डिग्री। तो इसमें से आंसर है 30 डिग्री, जिसका मान है 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। किसी सरल रेखा किसी रेखा की एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल होगा। मतलब कोई भी एक सरल रेखा लेंगे, इसके अंदर जिसका भी मान आएगा वो कितना होगा। जैसे हम सरल रेखा मानते हैं, ये सरल रेखा है, इसकी एक तरफ ये कोण बनेंगे, उनका योग कितना होगा। इनका योग होता है 180 डिग्री। ये एक सरल रेखा है, इस पर जो बनेंगे कितने कोण, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हम लिख सकते हैं 2 समकोण। एक समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो 2 समकोण होंगे, 90 + 90 बराबर कितने होंगे, 180 डिग्री। -5 और +5 के मध्य पूर्ण संख्याएं हैं। -5 व +5 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होगी, तो कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी, 9 पूर्ण संख्याएं होगी। +5 और +12 का महत्तम समावर्तक होगा। इन दोनों का क्या करना है, मतलब HCF ज्ञात करना है। वो कितना आएगा, ऐसी संख्या की ज्ञात करनी है जिसके अंदर 5 का भाग जाता हो और 12 का जाता हो। इन दोनों संख्याओं का भाग उस संख्या में जाता हो और वह सबसे छोटी होनी चाहिए, जिसमें 5 का और 12 दोनों का भाग जाना चाहिए। यदि हम 12 ले तो 12 के अंदर 12 का भाग जाता है, लेकिन 5 का नहीं जाता है। 1 ले तो 1 के अंदर दोनों का नहीं जाता है। 60 ले 60 के अंदर 5 का भी जाता है और 12 का जाता है। ये 5 ले तो 5 के अंदर 12 का नहीं जाएगा। अगला सवाल है 20, 25 और 30 का लघुत्तम समावर्तक क्या करना, LCM ज्ञात करना। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग 20 में और 25 और 30 तीनों में जाना चाहिए और उसका मान भी बड़ा होना चाहिए। इसका मान कितना होना चाहिए, अधिक से अधिक है, 20 से अधिक है नहीं होना चाहिए। यदि हम सबसे बड़ी संख्या 20 ले, 20 का भाग 20 में जाता, 25 में नहीं जाता और 30 में नहीं जाता। यदि हम 15 लेना चाहे, 15 का भाग 20 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, 30 में जाएगा। यदि 10 लेना चाहे, 10 का भाग 20 में जाएगा, 25 में नहीं जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या है 5, जिसका भाग 20, 25 और 30 तीनों में जाएगा। वो भी सबसे बड़ी संख्या है। 5 से ऐसी कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जिसका भाग इन तीनों में जाता हो। अगला सवाल है 20, 28 और 37 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कर। ऐसी संख्या की खोज करनी है जिसमें 20, 28, 36 तीनों का भाग जाता हो। तो वो कौन सी छोटी संख्या है, 1260, जिसके अंदर 20, 28 और 36 का भाग जाता है। इसे आप गुणनखंड के तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगला सवाल है 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ऐसी सबसे बड़ी संख्या लेनी है, वो भी 3 अंकों की, जिसके अंदर 8, 10 और 12 तीनों का भाग जाता है। तो वो कितनी आएगी, 960। 960 से 3 अंकों की कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जिसके अंदर इन तीनों का भाग जाता हो। नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से माप कर लिखिए। आपको नीचे दिए गए कोण है, इनको चांदे की सहायता से माप कर लिखने। ये जो कोण दिया हुआ ना, इसमें चंदा आपको यहाँ रखना है, तो 0 यहाँ से काउंट करना है। तो कितना आएगा, 45 डिग्री। ये एक सरल रेखा है। ये कोण कितना डिग्री आएगा, ये आएगा 180 डिग्री के। अगला सवाल क्या है, नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। जो कोण नीचे दिए उनको चांदे की सहायता से बनाने, हमने आपको पहले से बना लिए। ये कोण कितने का, 45 डिग्री का। ये बनेगा 75 डिग्री का। ये बने 100। बात करें कार्यपत्रक नंबर 77 के बारे में, जिसमें दिया धारिता की समझ बनाना। आपको धारिता की समझ कर पानी, विकसित कर पानी। प्रथम सवाल है पानी। नीचे दिए गए चार्ट में 5 लोगों के परिवार को एक दिन में कितने पानी की ज़रूरत है। एक परिवार के 5 लोग, उनको कितना कितना पानी चाहिए। खाना बनाने कितना पानी चाहिए, 30 लीटर। कपड़े धोने के लिए 40, बर्तन धोने के लिए 20 और नहाने में 75 लीटर। तो परिवार ने कुल कितना मिलाकर पानी इस्तेमाल है, क्या इन तीनों को क्या करना है, योग करना है। 30 और 40 70, 70 और 20 90, 90 + 70 कितने हो गए, 165 लीटर। तो 165 लीटर प्रत्येक दिन एक परिवार को पानी की ज़रूरत होती है। आपके परिवार एक दिन में विभिन्न कार्यों में कितने लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं, अनुमान लगाकर चार्ट को भरिए। आपके परिवार में प्रत्येक को आप अनुमान लगाना केवल। जैसे हम खाना बनाने लिखते थे, खाना बनाने में कितना, 40 लीटर। कपड़े धोने में
अगला हम लिख सकते हैं कपड़ा धोना। कपड़े धोने, कपड़े धोने में कितना यूज़ करते हैं? 60 लीटर। बर्तन धोने में 25 लीटर। और नहाने आप लिख सकते हैं 60 लीटर। अनुमान लगाना, सबका अलग अलग आंसर भी हो सकता है। परिवार ने कुल मिलाकर कितना पानी इस्तेमाल किया, इन तीनों का क्या करना है? योग करना है। चारों का 40 और 60 कितने हो गए? 100, 100 और 60 100, 60 160 और 25 185 लीटर। ये सब का अलग अलग आंसर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि सबके परिवार में अलग अलग पानी की डिमांड होती है। अगला सवाल है, हल कीजिए। 16 लीटर तेल है और 10 लीटर तेल के 2 दिए हुए बर्तन। इसके अंदर 2 तेल के पिंपों में से 250 ml की कितनी बोतलें भरी जा सकती है? 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml, मतलब 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होता है। तो आपको कितने की भरनी है? 250 की। तो 1 लीटर में यदि 250 की भरे तो कितनी बोतलें भरेंगी? 4। 1 लीटर के अंदर 4 भरती हैं, तो आपको क्या करना है? 16 और 10, 16 और 10 कितने होते हैं? 26, टोटल 26 है। और 1 लीटर में बोतलें भरती है 4, दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा? 104। 104 बोतलें आप 250 ml की भरे सकते हैं। अगला सवाल है, 16 लीटर तेल का पीपा, 10 लीटर और 6 लीटर, ये 3 तेल के पीपे दिए हुए। इनमें से 100 ml की कितनी बोतलें भरी जा सकती? 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। यदि 1 लीटर तो कितनी बोतलें भरेंगे? आपकी 10 बोतलें भरेंगी। 100 ml की 10 बोतलें भरेंगी, तो कुल कितना तेल है? 16 और 10 26, 26 और 6 32 लीटर तेल है। तो आप कितनी बोतलें भर सकते हैं? तो 32। और 1 लीटर में कितनी बोतलें भरती है? 10, तो कुल बोतलें भरेगी 320। तो इनमें आएगी 320 बोतलें और इसके आगे 104 है।